स्वागत है। सोचिए, आपकी पूरी ज्योतिषीय भविष्यवाणी सिर्फ एक संख्या पर टिकी हो सकती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच हो सकता है। आज हम ज्योतिष की दुनिया के ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प और कहना चाहिए विवादास्पद विषय पर बात करेंगे। अयनांश। और खासतौर पर लहरी अयनांश से जुड़े जो विवाद हैं उन पर। देखिए, अयनांश क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये दो तरह के राशि चक्र होते हैं, सायन और निरयन। जी हाँ, ट्रॉपिकल और साइडेरियल। तो उनके जो शुरुआती बिंदु हैं, उनके बीच का जो कोण है वो अयनांश है। बिल्कुल। और ये लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की धुरी थोड़ी सी झुककर घूमती है ना। हाँ, प्रेसिजन जिसे कहते हैं। उसी वजह से अब असली सवाल और सारा झगड़ा इस बात पर है कि वो कौन सा साल था जब ये दोनों राशि चक्र मतलब सायन और निरयन बिल्कुल एक सीध में थे। अच्छा, यानी शून्य अयनांश वर्ष कौन सा था? एग्जैक्टली। इसी को लेकर ज्योतिषों में बहुत मतभेद हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। नहीं, इसका सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। किसी की कुंडली का विश्लेषण कितना सटीक होगा, ग्रह असल में किस राशि में है, दशाओं की गणना कैसे होगी, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। उन्होंने लहरी अयनांश और इससे जुड़े विवादों पर काफी गहराई से चर्चा की है। तो चलिए इस उलझे हुए विषय को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आजादी के बाद के समय से। हाँ, 1952 में तब क्या था कि देश भर में अलग अलग पंचांग चलते थे, बहुत भिन्नता थी। तो भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई। जी, अध्यक्ष थे डॉक्टर मेघनाथ साहा, जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और उनका एक मुख्य काम था पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड, एक वैज्ञानिक सौर पंचांग बनाना। इसमें श्री एनसी लहरी और आरवी वैद्य का भी अहम रोल था। हाँ, उन्हें खास जिम्मेदारियां दी गई थी। कमिटी ने फिर पुराने ग्रंथों को देखा, खासकर सूर्य सिद्धांत को। और सूर्य सिद्धांत से क्या निकला? देखिए, उसके एक श्लोक की व्याख्या के आधार पर कमिटी इस नतीजे पर पहुंची कि चित्र नक्षत्र, स्पाइका तारा जिसे कहते हैं, हाँ, वो वसंत विषुव यानी ट्रॉपिकल ज़ोडिएक के शुरुआती पॉइंट 0 डिग्री मेष से ठीक 180 डिग्री दूर है। अच्छा, बिल्कुल विपरीत। जी, और इसी को आधार मानकर कमिटी ने 285 ईस्वी को शून्य अयनांश वर्ष घोषित कर दिया। और इसी गणना से जो अयनांश निकला उसे कहा गया चित्रा पक्ष अयनांश। और क्योंकि श्री एनसी लहरी का इसमें बड़ा योगदान था, तो उनके सम्मान में इसे लहरी अयनांश भी कहने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में करीब 1967 में खुद लहरी जी ने इसमें एक छोटा सा सुधार किया। क्यों? क्योंकि आधुनिक गणनाओं से पता चला कि चित्रा एकदम 180 डिग्री पर नहीं है और तारों की अपनी गति भी होती है, धीमी ही सही। अच्छा, प्रॉपर मोशन। हाँ, तो उस सुधारे हुए अयनांश को ट्रू लहरी अयनांश कहते हैं। लेकिन जैसे अक्सर होता है, कमेटी के इस फैसले को सबने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल, यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई माने हुए ज्योतिषी थे, जैसे बीवी रमन, के चंद्रहरी, पीवीआर नरसिम्हा राव, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। हाँ, उन्होंने 285 ईस्वी को शून्य वर्ष मानने पर सवाल उठाए और अपने अपने शोध के आधार पर अलग अलग साल सुझाए। जैसे रमन जी ने कहा 389 ईस्वी, फैगन और ब्रैडली थे, उन्होंने 221 ईस्वी कहा, कृष्णमूर्ति जी ने 292 ईस्वी। तो मतलब ये अयनांश विवाद और गहराता गया। जरा चंद्रहरि जी की आपत्तियों के बारे में बताइए, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए थे? चंद्रहरि जी ने कई बातें कही। एक तो ये कि सूर्य सिद्धांत में चित्रा का जो लॉन्गिट्यूड बताया गया है वो पोलर है, साइडेरियल नहीं। फिर कमेटी ने दूसरे नक्षत्रों को क्यों खारिज किया, उसकी प्रक्रिया में भी उन्होंने कमी बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मानना गलत है कि प्राचीन ग्रंथों में शून्य बिंदु बताया ही नहीं गया था। उन्होंने एक अलग अयनांश सुझाया जिसमें आकाशगंगा के केंद्र को स्थिर माना गया, जो मूल नक्षत्र के पास है। उनका शून्य वर्ष 233 ईस्वी था। लेकिन इस पर भी आपत्ति आई। हाँ, क्योंकि एक तो आकाशगंगा का केंद्र भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और दूसरा उसका मूलाधार चक्र से संबंध जोड़ना भी विवादास्पद रहा। अच्छा, और पीवीआर नरसिम्हा राव जी, उनका क्या कहना था? पीवीआर जी ने भी चित्रा की स्थिति की अनिश्चितता और सिर्फ सूर्य सिद्धांत पर टिके रहने पर सवाल उठाया। उन्होंने एक अलग विकल्प दिया, पुष्य पक्ष अयनांश। ये किस पर आधारित था? ये पुष्य नक्षत्र डेल्टा कैंक्री तारे पर। उनका तर्क था कि पुष्य नक्षत्र करीब करीब क्रांतिवृत्त मतलब एक्लिप्टिक पर ही है,
उसका लैटिट्यूड लगभग 0 है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, और कई पुराने ग्रंथों में इसकी स्थिति जो कि 16 डिग्री कर्क है उस पर सहमति भी है। दार्शनिक तौर पर उन्होंने इसे बृहस्पति ग्रह जो स्थिरता का प्रतीक है और हृदय से जोड़ा। लेकिन जैसा आपने कहा, इस पर भी आपत्ति थी। जी, आपत्ति ये आई कि कई शास्त्र सृष्टि का केंद्र विष्णु की नाभि मानते हैं और ज्योतिषीय रूप से वो जगह कन्या और तुला राशि की संधि के पास, मतलब करीब 0 डिग्री तुला पर पड़ती है, जो चित्रा नक्षत्र के ज्यादा नजदीक है। बिल्कुल। तो ये तर्क पुष्य पक्ष के खिलाफ गया। बाप रे, इतने सारे अलग अलग मत, अलग अलग गणनाएं। तो फिर आम ज्योतिषी या ज्योतिष सीखने वाला कैसे तय करे कि कौन सा अयनांश सही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। किसी अयनांश की सटीकता परखने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि? एक तो जिसका भी चार्ट देख रहे हैं उसका जन्म समय बिल्कुल बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ नतीजों को बदल सकती है। ठीक है। और ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उनकी गहरी समझ होनी चाहिए, लॉजिकली सोचने की क्षमता हो और किसी एक अयनांश के प्रति पहले से झुकाव ना हो, खुले दिमाग से देखना होगा। और परखने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है? सबसे महत्वपूर्ण है उन कुंडलियों का अध्ययन करना जिनमें कोई ग्रह राशि के बिल्कुल शुरू में, मतलब 0-1 डिग्री पर, या बिल्कुल आखिर में 29-30 डिग्री पर हो। इसे राशि संधि कहते हैं। अच्छा, क्योंकि यहीं पर अयनांश बदलने से ग्रह की राशि बदल सकती है। बिल्कुल सही। और एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, भावचलित कुंडली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस टेस्टिंग के लिए। क्यों? भावचलित तो काफी इस्तेमाल होता है, पर उसे पारंपरिक भारतीय ज्योतिष का मूल हिस्सा नहीं माना जाता और वो ग्रहों की भाव स्थिति बदल देता है, जिससे अयनांश का सही प्रभाव देखना मुश्किल हो सकता है। विश्लेषण में भ्रम पैदा हो सकता है। उनसे क्या पता चलता है? हाँ, 2 उदाहरण दिए हैं। एक कुंडली में शुक्र ग्रह राशि संधि पर था। उस व्यक्ति के जीवन की एक खास घटना, शायद कोई अनैतिक संबंध, उसकी ज्योतिषीय व्याख्या राहु शुक्र योग से, लहरी और चंद्रहरि अयनांश से तो हो पा रही थी, लेकिन पुष्य पक्ष से नहीं। हाँ, पुष्य पक्ष अयनांश से वो व्याख्या फिट नहीं बैठ रही थी। और दूसरा उदाहरण? दूसरी कुंडली में लग्न ही संधि पर था, मतलब उदित होने वाली राशि। उस व्यक्ति का जो स्वभाव था वो कन्या लग्न जैसा था। अच्छा। अब ये कन्या लग्न लहरी और पुष्य पक्ष अयनांश से तो बन रहा था, लेकिन चंद्रहरि अयनांश से सिंह लग्न बन रहा था, जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता था। तो इन उदाहरणों से क्या संकेत मिलता है? देखिए, ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं और ज्यादा व्यापक टेस्टिंग की जरूरत है। लेकिन इन सीमित मामलों में लहरी अयनांश ज्यादातर घटनाओं और स्वभाव के साथ सुसंगत दिखा। ज्योतिष के एक और बहुत बड़े और सम्मानित नाम हैं श्री के.एन. राव। उनका इस विषय पर क्या विचार है? हाँ, श्री के.एन. राव अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि डिविजनल चार्ट्स यानी वर्ग कुंडलियों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए, जैसे नवांश, दशमांश वगैरह, जी हाँ, उनके सटीक विश्लेषण के लिए चित्रा पक्ष यानी लहरी अयनांश आवश्यक है। वो यहाँ तक कहते हैं कि शायद रमन जी जैसे महान ज्योतिषी भी उच्च वर्ग कुंडलियों का ज्यादा उपयोग इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनका अयनांश इसकी सही गणना में बाधा डालता था। ये तो बड़ा दावा है। राव जी का मानना है कि बौद्धिक ईमानदारी यही कहती है कि हमें अलग अलग अयनांशों को परखना चाहिए। तो उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है? व्यवहारिक तौर पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? राव जी मानते हैं कि हो सकता है भविष्य में शोध से कोई और अयनांश मिले जो चित्रा पक्ष से भी बेहतर हो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आज के समय में व्यवहारिक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए लहरी अयनांश ही सबसे उपयोगी और भरोसेमंद है। उन्होंने इसकी तुलना एक आदर्श गृहिणी से की है। हाँ, ये उनकी उपमा है कि जैसे एक आदर्श गृहिणी रोजमर्रा की जरूरतें बखूबी पूरी करती है, वैसे ही लहरी अयनांश ज्योतिषीय विश्लेषण की जरूरतें पूरी करता है। तो ये तो साफ है कि अयनांश एक बहुत ही जटिल और कहना चाहिए गहरा विषय है। बिल्कुल। और इस पे शायद अंतिम शब्द अभी कहा जाना बाकी है। बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं और ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि क्या खगोलीय पिंड जो लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं और प्राचीन ग्रंथ जिनकी व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं, क्या इनके बीच कोई एक हमेशा के लिए स्थिर बिंदु खोजना संभव भी है, या फिर ये जो पूरी बहक है ये अपने आप में
ब्रह्मांड की और हमारी समझ की वो जो गतिशील प्रकृति है उसी का एक प्रतिबिंब है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शायद यही वो प्रश्न है जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं।